नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। टीआरई का पेपर उठाकर देखिए और 68वीं बीपीएससी का, जिसमें इकोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। इकोलॉजी का ही ये वीडियो होगा जिसमें आपको बहुत सारे करीब मैं 150 से 200 एमसीक्यू में करवा देता हूँ और कुछ सवाल तो आपको मैं दिखाऊँगा ऐसे जिसको कॉपी करके पेस्ट किया गया है टीआरई के एग्ज़ाम में। आएंगे सवाल वो मैं दिखाऊँगा। कुछ सवाल के आंसर में टिक लगे होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मेरे पास अभी जो पीडीएफ उपलब्ध था उसमें कुछ सवालों में टिक लगे ही हुए हैं, तो सवाल करने पर ध्यान दीजिए। टिक लगा हुआ है तो क्या हो गया, आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, आप सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओके, चलिए पहले सवाल शुरू करते। पहला चैप्टर है प्रदूषण। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक, इंडिकेटर। कुछ चीज़ें इंडिकेटर होती है, जैसे अगर गाँव में आपने पेड़ पौधों पर काई लगी हुई देखी होगी तो उस काई का तात्पर्य ये होता है कि वहाँ के हवा में सल्फर नहीं है, ठीक ना। जैसे दिल्ली में अगर आप किसी पार्क में घूमेंगे तो शायद ही किसी पार्क में आपको पेड़ पर काई लगी हुई दिखेगी, जिसको क्या कहा जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर सल्फ़र का प्रदूषण जो है बहुत ही ज़्यादा है हवा में। जहाँ पर भी सल्फ़र का प्रदूषण नहीं होगा तो उसका मतलब पेड़ पौधे पर या आस पड़ोस में कहीं पर भी दीवार वगैरह पर आपको काई दिख सकती है। ये क्या है एक, तो ये इंडिकेटर स्पीसीज हो गया। क्या बोला मैंने, इंडिकेटर स्पीसीज हो गया। ओके, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा आपका सी। लाइकेन और मॉस जो होते हैं, लाइकेन ही होते हैं काई एक तरह से, लाइकेन और मॉस जो होते हैं ये इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं। अगला सवाल है कि मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है। दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, पीबी। ओके, सीसा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्या करता है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है और जिससे क्या हो जाती है, दम घुटने से मौत हो जाती है। साइलेंट किलर भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CO, और ईंधन के अपूर्ण दहन से पैदा होता है ये। मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा होता है। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, निम्न से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर जो है वो है प्रदूषण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से प्रदूषण नहीं फैलाता है और इसको आप इनहेल जब छोड़ते हैं सांस से तो उससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इससे मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, तो 7 का आंसर हो जाएगा CFC, CO2, CH4, NO2, ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगला है कि कौन सी पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। 8 का आंसर हो जाएगा C, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ती है। मेट्रोपोलियन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या होता है। 9 का आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती उसके कारण से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। निम्न से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती हैं। अभी मैंने बताया था। 10 का आंसर क्या हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है अगर आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। तो 10 का आंसर, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा सी, रबर जो होता है जैव निम्नीकृत होता है। ओके, 12 है कि निम्न प्रदूषकों से कौन जैव विघटित है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, वहित मल। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है, जो नर्वस सिस्टम है आपका उसको प्रभावित करता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सीसा। निम्न से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रिय सकितमयता रोग होने का कारण क्या होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये रोग होता है सिलिका के कारण। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है किन चीज़ों से हुआ है। 16 का आंसर आप सभी को पता होगा, जीवों के श्वसन से होता है, वनों की अग्नि से भी होता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, लेकिन प्रमुख रूप से जो होता है वो जीवों के श्वसन से होता है। ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है कौन सी चीज़। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा का जो तेल शोधक कारखाना है, मथुरा में रिफाइनरी है। मथुरा और आगरा के बीच बहुत कम डिस्टेंस है मुख्य रूप से। तो मथुरा में जो आपका रिफाइनरी है ना, वहाँ पर क्या है, उससे क्या निकलता है, SO2 और NO2 निकलता है। ओके, और इससे क्या होता है, CaCO3 ये प्रभावित होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये प्रभावित होता है और संगमरमर का ही बना हुआ है ताजमहल, इस पर हल्का सा पीलापन आ जाता है उस पर। ओके, अगला है आपको
आपके पास सवाल कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, या मार्बल कैंसर क्या है। 18 कैंसर क्या हो जाएगा, ये है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है, एसिडिक रेन होता है। और इससे क्या होता है, इससे आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, चूना जो होता है, उसको नुकसान पहुंचता है। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर O3, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर ए, पैराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। मीनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो मीनामाता आपका बैठक भी होता है, मीनामाता आपके उसके लिए किसके लिए होता है, तो मुख्य रूप से पारा के लिए होता है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा बी, पारद। जो आपका Hg होता है पारा, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, उसी के प्रदूषण के कारण मीनामाता रोग होता है। जल प्रदूषण का मापने हेतु निम्न कौन सी जांच की जाती है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच की जाती है, BOD, इसको कहा जाता है BOD। DDT होता है क्या, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर है सी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, इससे त्वचा का कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, उनको नहीं मिल पाएगा। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, O2 की घुली हुई मात्रा से डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिएगा कुछ अच्छे पानी के अगर बोतल खरीदेंगे आप ओरिजिनल, तो महंगे वाले, तो उस पर लिखे रहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें कितना ज़्यादा है, जिसमें जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसमें जितना ज़्यादा होगा, उसका तात्पर्य क्या होता है कि वो पानी उतना ही स्वच्छ होता है। ओके, निम्न से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, O2, CO, NO2, SO2। तो 26 का आंसर आप सभी को पता होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रदूषित नहीं करती है। अगला है कि प्रकाश रासायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, किसका परिणाम होता है, फोटोकेमिकल इफेक्ट। स्मॉग के बारे में बोल रहा है आपसे। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर है सी, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा पैरोक्सी एसिलेट नाइट्रेट PAN जिसको कहा जाता है, इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश रासायन स्मॉग की घटना देखी जाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा एक वाहन प्रदूषक का भाग नहीं है, H2, CO, NO2, SO2। तो देखिए हाइड्रोजन से वाहन प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए यहाँ पर सौर एनर्जी से कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, हाइड्रोजन एनर्जी से भी कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ग्रीन हाइड्रोजन से। निम्न से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है जी, जेट वाहन है। इनमें से जेट वाहन जो है वो बहुत ही तेज़ आवाज़ उत्पन्न करती है। कभी आप अगर आप एरोप्लेन पर बैठे होंगे तो उसके अंदर भी बहुत तेज़ आवाज़ आती रहती है, और एरोप्लेन का अगल बगल से गुजरे होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि बहुत तेज़ आवाज़ करती है वो। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए, नागपुर में स्थित है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, पराजैविक कहलाते हैं। अगला है आपका कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है, 33 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए समुद्र तल में वृद्धि होगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, बांग्लादेश पूरा डूब सकता है, गुजरात एक द्वीपीय राज्य बन सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, अंटार्कटिका के ऊपर है, दक्षिणी ध्रुव में। निम्न से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है किस चीज़ को, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों को। तेजाब वर्षा पर्यावरण निम्न प्रदूषण से होती है, 37 का आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भी अच्छा हो सकता था, सल्फर डाइऑक्साइड दिया जाता। NO2 और SO2 के कारण तेजाब वर्षा या जिसको एसिड रेन कहा जाता है वो होता है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का क्या अर्थ होता है, और 30 का आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में बढ़ना, इसी से हरित गृह प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या बुरी होती है पृथ्वी के लिए, हमेशा बुरी नहीं होती है।
अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता तो जैसे चंद्रमा पर रात का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इतना कम होता है कि वहाँ पर रहा नहीं जा सकता है। मंगल ग्रह पर भी नहीं रहा जा सकता जहाँ पर सूर्य नहीं दिखता है, और जहाँ पर सूर्य दिखता है वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी होती है। तो इस तरह की चीज़ों से हमें कौन बचाता है? तो आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ही बचाती है हमें, जो दिन और रात के तापमान को संतुलित करती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 39 के आंसर आप सभी को पता होगा, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। फोटोकेमिकल स्मॉग निम्न से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? 40 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर एक कागज़ है। कागज़ को आप रख देंगे तो धीरे धीरे गल जाता है वो। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसको? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? O3 के परत को पतला करके पैदा करता है। ओके। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर है थर्मल पावर प्लांट। देखिए थर्मल पावर प्लांट वगैरह से फ्लाई ऐश बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता है, लेकिन फ्लाई ऐश का अब हम उपयोग करने लग गए हैं। रोड वगैरह के निर्माण में हम खूब सारा फ्लाई ऐश का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्न से कौन सा जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? वाहित मल। अगला है कि पेरोक्सीसिलेट नाइट्रेट PAN का क्या है ये एक? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका गौण प्रदूषक। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? 45 का आंसर आप सभी को पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले पर चलते हैं कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है ये? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। मतलब कैडमियम का अगर प्रदूषण है जल में तो बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? कैडमियम आपका जल से निष्कर्षित हो जाता है, और कैडमियम कैंसर क्रिएट करता है। ओके। वायु प्रदूषक के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है? 47 का आंसर हो जाएगा D, वातस्फीति। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो देखिए इससे 48 का आंसर क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ ये उर्वरक जो हैं ये किसी खेत से बहकर अगर किसी जल स्रोत में चले जाते हैं, मान लीजिए तालाब में चले जाएंगे, तो उससे जल प्रदूषण भी होगा, और जल प्रदूषण के बाद क्या होता है? वायु प्रदूषण भी होता है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? D आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन पीस एसोसिएशन काम करती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक इनमें से कौन से हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक का पॉल्यूशन खूब है। बिहार का जो उत्तरी बिहार का इलाका है उसमें भी आपको कैंसर के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली होगी, वो आर्सेनिक उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। अगला है आपका एस्बेस्टस का धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ को प्रभावित करती हैं? 51 का आंसर क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस का जो धूल है ये फेफड़ा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके। और आपका क्या है? अगला कौन सा है? सीसा। सीसा अभी मैंने बताया था नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, इसका आंसर A हो जाएगा। पारा किसको प्रभावित करता है भाई? तो ये उदर को, आपके पेट को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अभी मैंने बताया साइलेंट किलर कहा जाता है, ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, ये रक्त धारा को प्रभावित करता है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 B आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इनको निक्षालक कहा जाता है। भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्न से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चयन करना है। आर्सेनिक, सॉर्बिटाल, फ्लोराइड और फॉर्मल्डिहाइड और यूरेनियम। देखिए ये SSC 2015 में पूछा गया है, लेकिन यूपीएससी PT 18 या 19 के आसपास में ये सवाल पूछा गया है। तो 53 का आंसर मुझे बताइए। देखिए भूमिगत जल में मुख्य रूप से भारत में आर्सेनिक का पॉल्यूशन और फ्लोराइड का प्रदूषण पाया जाता है। A आंसर हो जाएगा। A आंसर हो जाएगा। फ्लोराइड का प्रदूषण और आर्सेनिक का मुख्य रूप से पाया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप काटते तो भी आप आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का प्रदूषण कैसे हो जाएगा। और सामान्य तौर पर यूरेनियम का प्रदूषण नहीं पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर मिला है हमें, लेकिन सामान्य तौर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड का प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो पाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। यहाँ से जो सवाल है परिस्थिति का, इसमें कुछ टिक लगे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
मेरे पास अभी कोई नया बुक नहीं है उपलब्ध जो मैं आपके लिए PDF बनाता। जो मेरे पास था मैंने बना दिया क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कई सारे इसमें सवाल TRE में कॉपी पेस्ट हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उन सवाल के सहित मैं दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि देखो यहाँ से पूछे गए हैं। पहला सवाल कौन सा है? पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय, मतलब जो पारिस्थितिक शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था रीटर महोदय ने। पारिस्थितिक निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। तो जीव और वातावरण, उनके आस पड़ोस का वातावरण, जैसे आप जीव हैं, आपके आस पड़ोस का जो भी वातावरण है, चाहे उसमें जैविक घटक हैं चाहे उसमें अजैविक, जिस कुर्सी टेबल पर बैठे हुए हैं आप वो अजैविक घटक है, और जो पेड़ आपके बगल में होगा घर के आस पड़ोस वो जैविक घटक है। तो इन सभी के बीच में और आपके बीच में जो रिलेशन है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बंधुओं? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। स्वपारिस्थितिक ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन, यही क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिक। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, पढ़ा होगा 8-9 में, तो ये सब चीज़ें पढ़ा होगा आपने। अगर NCERT भी ढंग से पढ़ा होगा तो, पर हम लोग तो बिहार बोर्ड में भी था ये सब चीज़ें। इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टांसले महोदय ने की थी। इकोसिस्टम, टर्म और टांसले ऐसे करके याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। यूपी वालों का और बिहार वालों का ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्होंने धरल्ले, यूपी ने तो धरल्ले से पूछा है इन सब सवालों को। निम्न से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? परितंत्र का आप पूछ रहा है आपसे। तो जीव का समुदाय, साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहता है, ये सब कुछ मिलकर क्या बनता है? परितंत्र बनता है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। अभी मैंने बताया कि जिस कुर्सी टेबल या जिस बेड पर बैठ के आप ये वीडियो सुन रहे हैं, जिस मोबाइल में सुन रहे हैं, वो सारे अजैविक हैं। और जैविक क्या होता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जैविक घटक होते हैं। या फिर जल जो होगा वो किस में होगा? अजैविक होगा। अब आप और अब आसान भाषा में समझिए थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल के साथ। जल, वायु, मिट्टी, ये सभी अजैविक हो गए। पेड़ पौधे ये जैविक हो गए। ये ध्यान में रखिएगा। जीवित और सजीव और निर्जीव वाला समझते होंगे ना, तो वो वाला से थोड़ा सा अलग है। जैसे मिट्टी, वायु और आपका जो जल हो गया, ये यहाँ पर मुख्य रूप से अजैविक घटक होते हैं। ओके, निम्न से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? तो देखिए जल यहाँ पर अजैविक घटक है। क्या है? तो जल है। जल, मिट्टी, वायु, इस 3 चीज़ को मुख्य रूप से ध्यान में रखिएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? TRE के पेपर खोलिए, उसमें ज़रा देखिए ऊर्जा के प्रवाह से सवाल पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। फूड वेब से सवाल पूछा गया, ऊर्जा के प्रवाह से सवाल पूछा गया है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन होते हैं भाई? उत्पादक हमेशा जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उत्पादक हमेशा प्रकृति में डायरेक्ट जो भी चीज़ उत्पादन होता है। क्या आप अपना उत्पादन करते हैं? नहीं, मनुष्य उत्पादक नहीं आता है, मनुष्य उपभोक्ता में आता है। क्या जीव जंतु उत्पादन करते हैं? नहीं। कौन से चीज़ें उत्पादन करती हैं? पेड़ पौधे, घास, ये सभी क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं। बाकी जितने भी हैं सब के सब क्या है? उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो उत्पादन का काम कर सकते हैं। बाकी तो मुख्य रूप से पेड़ पौधे ही उत्पादन का काम करते हैं। उपभोक्ता कौन हो गए? आप हो गए, बाघ हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हिरन हो गया, ये सब कुछ उपभोक्ता हो गया, टिड्डी से लेकर मक्खी तक। और अपघटक कौन हो गए? जैसे किसी जानवर की मृत्यु हुई और छोटे छोटे वहाँ पर बैक्टीरिया आ जाते हैं या छोटे छोटे फंगस आ जाते हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? अपघटक में आ जाते हैं। ओके, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन बनती है। फूड चेन इन्हीं से बनती है। सबसे पहले घास आएगा, घास को कौन खाएगा? हिरन। हिरन को कौन खाएगा? तो शेर। और शेर को क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता उसका, तो भाई बात ख़त्म हो गई, ये आंसर हो जाएगा। शेर जब मरेगा तो उसको बैक्टीरिया और जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा ही शाकाहारी होगा। जैसे घास है, प्रकृति में जो भी चीज़ उपजता है तो उसको कौन खाते हैं? तो मुख्य रूप से शाकाहारी जीव ही खाते हैं। जैसे घास है तो घास को खाने वाले, पेड़ पौधों को खाने वाले जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। पहली बार उन्होंने उपभोग किया, समझिएगा इस चीज़ को। अब उस प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ओके, तो इसको ध्यान रखिए। और मांसाहारी होते सामान्य तौर पर, शाकाहारी होते प्राथमिक उपभोक्ता। तो किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो उत्पादकों सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यही उत्पादकों का मुख्य काम होता है। अगले सवाल पर चलते हैं।
परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कौन चलाता है? तो सूर्य चलाता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा पृथ्वी पर तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो प्राथमिक उपभोक्ता भूखा रहेगा, वो मर जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे ही मरेगा तो द्वितीयक उपभोक्ता अपने आप समाप्त हो जाएगा, और द्वितीयक उपभोक्ता के समाप्त होते ही पूरी पृथ्वी जीव विहीन हो जाएगी। सूर्य का प्रकाश ही मुख्य रूप से प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। किनकी? प्राथमिक उत्पादकों की। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो आपके देखिए, द्वितीयक उपभोक्ता मुख्य रूप से जो मांसाहारी जीव होते हैं, एक मांसाहारी दो तरीके का होता है, एक होता है कुत्ता और एक होता है शेर। कुत्ता भी आपका मांस खा लेगा लेकिन वो रोटी और ब्रेड भी खा लेगा, लेकिन शेर है वो मर जाएगा लेकिन रोटी और ब्रेड नहीं खाएगा। तो ये दो तरीके के मांसाहारी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके। वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? अपरदन कहते हैं इसको। तो अपरदन, वायु आई और रेत को उड़ा के लेके चली गई तो क्या हो गया? वहाँ से मिट्टी का अपरदन हो गया। बाढ़ आई, पूरी की पूरी काट के ले गई, स्कूल को ही नदी में मिला लिया, तो क्या कहलाता है? मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? यही सवाल टीआरई में कॉपी पेस्ट है। आप उठाकर देखिए पेपर को, मैंने करवाया है चैनल पर। आपको ये सवाल नहीं मिलेगा तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं आया था। कॉपी पेस्ट था वनों को उगाने से, या वहाँ पर था ऑप्शन पेड़ लगाने से। ओके, आसान सवाल है वैसे तो। बाढ़ को रोका जा सकता है, ये भी सवाल कॉपी पेस्ट था। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? नदियों पर बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, मैंग्रोव का तात्पर्य होता है ऐसे वन जो लवणोद्भिद होते हैं, यानी कि लवण में वो पैदा हो सकते हैं, खारे जल में पैदा हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र के तटीय इलाकों में पाया जाता है, लेकिन सुंदरवन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट वन का एरिया कौन सा है? तो सुंदरवन। सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों है? वहाँ के लोग सुंदर होते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष होती है, उसी कारण उसका नाम सुंदरवन पड़ा है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? तो राइजोफोरा है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग भूल जाते हैं इसको। समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? लवणोद्भिद वनस्पति। लवणोद्भिद का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब होता है लवण, उसका उद्भतित यानी कि उसमें पैदा होने वाला चीज़, ठीक है ना? बस इतना सा समझिए। न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण होते हैं? तो शुष्कोद्भिद के लक्षण होते हैं। शुष्कोद्भिद का मरुस्थल में पैदा होने वाले पेड़ पौधे। उनकी खासियत क्या होती है? उनका जो जड़ होता है वो बहुत ही गहराई तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको जल की तलाश में बहुत ही गहराई तक जाता है उसका जड़। लेकिन उसकी एक और खासियत क्या होती है? उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, या पत्तियाँ होती हैं तो गुद्देदार मुलायम होती हैं, और वो क्या करती हैं? उन पर कांटे भी होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? उस पेड़ को जिंदा रखते हैं उस कठिन परिस्थिति मरुस्थल में जहाँ पर जल का अभाव है, और वो इन कांटों के द्वारा, अपने मुलायम पत्तों के द्वारा जल के जो आपका सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकृत हो जाती है, उस वाष्पन की क्रिया को रोकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है। क्यों? गहरे जल स्तर में जल अवशोषित करके जड़ें गहराई में चली जाती हैं। जल अवशोषित करने के लिए उनकी जड़ें जो होती हैं वो गहराई में चले जाती हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है? वर्षा पूरे वर्ष होती है, वहीं पर एपीफाइट्स पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। और मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादकों का और चींटियों के बीच में। ओके, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? देखिए, संसार में अलग अलग परितंत्र होते हैं। एक फिश टैंक जो है आपके पास, आपके घर में अगर होगा, फिश टैंक भी एक परितंत्र है, एक खेत भी एक परितंत्र कहलाता है, और पूरा का पूरा समुद्र भी एक परितंत्र है। एक छोटा सा पानी का टंकी भी परितंत्र हो सकता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को लगाकर। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो आप क्या हैं? आप तब मांसाहारी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्या सवाल था ये, बीपीएससी ही ऐसे सवाल कर सकती है। सौर ऊर्जा लालटेन से प्राप्त होती है, इसका आंसर वही मानना चाहिए था, सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण? तो एक जीव से दूसरे जीव। खाद्य श्रृंखला फूड चेन दरअसल में क्या करता है? देखिए,
जो घास है उसको खाकर हिरन ने ऊर्जा प्राप्त किया और 10% ऊर्जा ही प्राप्त करती है, बाकी 90% क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। हिरन है, हिरन को खाकर किसने ऊर्जा प्राप्त की, तो शेर ने ऊर्जा प्राप्त की। अगर शेर हिरन को नहीं खाता तो उसको एनर्जी मिलती क्या, नहीं। मनुष्य है, मनुष्य ने हरे साग सब्जियों को खाकर भी ऊर्जा प्राप्त कर ली, और यहाँ पर कोई बकरी वकरी दिख गई तो उसको भी खाकर ऊर्जा प्राप्त कर ली। तो ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है कि हाइड्रोफाइट्स कहते हैं किसको, तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। निम्न से कौन सा पौधा मरुदभिद है, तो करील एक पौधा होता है जो मरुदभिद होता है। बाकी पौधे को तो आप देखकर इसको एलिमिनेट कर सकते थे। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा, अभी मैंने बताया था मिट्टी और जल और वायु, ये मुख्य रूप से अजैव घटक होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किस चीज़ से, तो बिना मिट्टी के खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ओके। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है, तो हरे पौधे हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, 33.3% क्षेत्र में होना चाहिए। आप मुझे ये बताएंगे कि किस एक्ट के द्वारा ये तय किया गया था कि भारत के 33% एरिया पर वन होने चाहिए। देखते हैं आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो देखिए मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिणी 24 परगना का सजेन खाली जंगल जो है ये प्रसिद्ध है। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। जैसे अमरबेल जो होता है ये एपीफाइट्स कहलाते हैं। इनको ऊपर चढ़ने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ से इनको यांत्रिक सपोर्ट पड़ता है। लताएँ, जो लताएँ आप देखते हो अपने आस पड़ोस में, उसको यांत्रिक सपोर्ट चाहिए होता है किसी पेड़ का। अगला सवाल है कि पादप पालय एक सुविधा है, इससे क्या होता है, तो नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है इसके कारण से। ओके। अगला सवाल है आपका कि निम्न से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक खेती। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्यों, 40 का आंसर क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। देखिए दिन में मरुस्थल में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि कोई भी जीव सक्रिय नहीं रह सकता है, इसीलिए अगर आप मरुस्थल वगैरह जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, राजस्थान वगैरह, तो रात को वहाँ पर ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि रात में बिच्छू से लेकर सांप तक सारे एक्टिव हो जाते हैं। रेत ठंडी हो जाती है रात को। अगर दिन में मरुस्थल में 40 डिग्री टेम्परेचर है तो रात में हो सकता है 17 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, आपको चादर ओढ़ना पड़ जाए। इस तरह का होता है मरुस्थल माहौल। तो वहाँ पर रात में सारे जीव एक्टिव होते हैं। तो जितने के जितने ये आपको पेड़ पौधे दिखेंगे ये पुष्पित हो जाते हैं, क्योंकि रात में वहाँ पर जीव ज़्यादा एक्टिव होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं ये। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को किसने दिया था, तो ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिक निके की संकल्पना को दिया था। निम्न से कौन सा सबसे अधिक स्थिर परितंत्र होता है, तो महासागर का परितंत्र जो है ये लगभग स्थिर परितंत्र है, इसमें ऐसी कोई इसके चेन में बदलाव नहीं होता है। निम्न से कौन से 3 R पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं, तो कम करना, ओके, फिर आपका पुनः प्रयोग करना, पुनः चक्रित करना, रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस। रिड्यूस यानी कि कम करना, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, और आपका रिसाइकल हो गया। अगला है सामाजिक वानिकी क्या है, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना, उनकी व्यवस्था करना, यही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में। 1972 में स्टॉकहोम होता है, उसके 20 वर्षों बाद 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो जलमंडल है, 70% ज़्यादा एरिया पर जल ही जल है। निम्न से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो देखिए कृत्रिम का पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम, जिसको मनुष्य ने बनाया हो। वन भगवान ने बनाया, झील भी ईश्वर का दिया हुआ है, घास का मैदान भी उन्हीं का बनाया हुआ है, धान का खेत जो है ये तो हम लगाते हैं। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है, तो संकटापन्न पादप और जीव जंतु का वर्णन। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होती है, संकटापन्न होती है। IUCN रेड बुक जो प्रकाशित करती है उसी के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है, 53 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। प्राकृतिक आवासों, वनस्पति का विनाश और झूम खेती जो होता है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाती है।
अगला है कि भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वन उन्मूलन। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। 55 का आंसर हो जाएगा डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? मानव गतिविधियाँ। निम्न से कौन से वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कौन सा ऐसा वर्णक है जो वनस्पतियों को अल्ट्रावायलेट जो होती है उससे बचाते हैं? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, फाइकोसाइनिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो वर्षा वन के क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध में सबसे ज़्यादा आपका जैव विविधता होगा। और विषुवत से जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता कम होती जाती है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा असम में है। गैंडे के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, जैसे सल्फर चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इसे आपने नाम सुना होगा। फॉस्फोरस चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था। सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड, वर्तमान के टिहरी। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये सवाल बीपीएससी भी पूछा गया है, आसान सवाल है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। सिवाय का मतलब क्या दिया है भाई? तो 64 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ओके। ओजोन इतनी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेटेड पर गंभीर फुफ्फुसीय सौंफ उत्पन्न करने के मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सौंफ उत्पन्न करके ओजोन कितनी अगर कंसंट्रेशन पर आ जाएगी तो आपका लिए नुकसान पहुंचा सकती है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 9.0 ppm पर। विश्व के सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है जल हाइसिंथ। निम्न से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो देखिए, पेड़ पौधों को जैसे ही आप काटते हैं उससे क्या होता है? पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी का नुकसान पहुंचता है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम सब बिगड़ जाता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी कारण मर जाएंगे। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी कारण मर जाएंगे। पशु नहीं, पूरे जीव, हम भी। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको बंधुओं? इसको कहा जाता है स्वस्थाने। अब इसका मतलब समझिए, इन सीटू ये पूछा जाता है, इसलिए सुन लीजिएगा। इन सीटू और एक्स सीटू ये क्या है? स्वस्थाने, बहिर्स्थाने। जैसे शेर रह रहा है मान लीजिए कहाँ पर? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया और शेर को वहीं पर संरक्षित कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? स्वस्थाने या इन सीटू कंजर्वेशन, संरक्षण, इन सीटू संरक्षण कहलाएगा। अब शेर रह रहा था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, हमने उसको उठाया, हम ले आए उसको पटना जू, वहाँ पर ला के बंद कर दिया जू में। जू, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जू शब्द मैंने यूज किया है। तो जू क्या हो जाएगा? एक सीटू, बहिर्स्थानीय संरक्षण का तरीका हो गया कि जहाँ पर जो जीव है उसको कहीं और ले जाकर संरक्षित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? बहिर्स्थान संरक्षण हो जाएगा। बोटेनिकल गार्डन है तो क्या हो जाएगा वो बताइए मुझे? बहिर्स्थान का उदाहरण हो जाएगा। नेशनल पार्क इसका उदाहरण होगा। तो स्वस्थाने का है, जहाँ रह रहे हाथी, बाघ, शेर, उनको वहीं पर संरक्षित कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? स्वस्थाने का। ओके। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या होता है? 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सब कुछ खराब हो जाता है, इससे मृदा अपरदन खूब सारा होता है। एक वन जो है, पेड़ जो है, सिर्फ पेड़ नहीं है बल्कि उसने अपने आस पड़ोस के मिट्टी को भी बांधे रखा है। चारण आहार श्रृंखला का आधार तल में जीव होते हैं। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय, देखिए ये क्या है? तो ये आपका ये फूड चेन बनाया जाता है, आधार श्रृंखला और आधार पिरामिड बनता है, जिसमें अलग अलग जब भी होगा तो बेस में कौन से होते हैं? हमेशा उत्पादक। जैसे जंगल के परितंत्र में उत्पादक कौन से हैं? तो पेड़ पौधे हो गए। और जलीय परितंत्र में कौन से उत्पादक में आ जाएंगे? तो फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे। ये सब ध्यान में रखिएगा, उत्पादक कौन होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है बंधुओं? इसका आंसर है बी, नीरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव जो होते हैं विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे।
भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा? तो जल विद्युत, कोयला, खनिज तेल एवं गैस, परमाणु ऊर्जा। तो 74 का आंसर हो जाएगा जल विद्युत जो होता है। बड़े हाइड्रो पावर नहीं, सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत बड़े डैम बनाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन छोटे डैम बनाना ये ग्रीन एनर्जी होता है एक तरह से, क्योंकि उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें इतने खराब भाषा में। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो अलग अलग समुदाय हैं, इनके बीच का जो आपका बीच में ट्रांजिशन का स्टेट होता है, जहाँ पर दोनों समुदाय के गुण पाए जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इकोटोन। जैसे मान लीजिए ये वन है, वन समाप्त होते ही यहाँ पर क्या शुरू हो रहा है? नदी शुरू हो रही है। तो ये जलीय परितंत्र है, और ये क्या है? ये आपका वन का परितंत्र है। लेकिन बीच में जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे ना, वहाँ पर इन दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। वहाँ पर कुछ जीव ऐसे होंगे जो वन में भी रह सकते हैं और जो जल में भी रह सकते हैं, और कुछ इलाका ऐसा होगा जिसमें वन भी होगा, जल भी होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? इकोटोन कहा जाएगा। ध्यान रखिए, ये टर्मिनोलॉजी पूछता है भाई, यूपीएससी ने ही पूछा है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। निम्न से कौन से प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? किस कारण से प्रवाल का विरंजन सबसे ज़्यादा होता है? 78 का आंसर 80। सागरीय जल के सामान्य तापमान वृद्धि से प्रवाल मरने लग जाते हैं। निम्न से पदार्थों से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ही होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत के निम्न क्षेत्रों में कौन से जैव विविधता के दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर पूर्वी हिमालय भी हो जाएगा जो आपका नॉर्थ ईस्ट में है, और पश्चिमी घाट, ये सबसे ज़्यादा आपका सेंसिटिव जोन होते हैं भारत में। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब तो बस थोड़े से सवाल बचे हुए हैं। इकोसिस्टम संबंध में निम्न से क्या सत्य है? तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, हमेशा यही सत्य होता है। हिरन जितने दुनिया में हैं उससे ज़्यादा दुनिया में घास तो है ही ना, बस बात ख़त्म, यही तो कह रहा है। बस शब्द भारी भारी होते हैं इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में, बाकी बेकार, बहुत आसान सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी। बस शब्द आप सीख गए तो इकोलॉजी सीख गया। निम्न से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेन जो होता है, अभी मैंने आपको समझाया था काई के बारे में, तो ये क्या होते हैं? मुख्य रूप से लाइकेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, अगर आप पहाड़ में घूमने गए होंगे, नैनीताल वगैरह या शिमला वगैरह गए होंगे, उत्तराखंड में, हिमाचल में घूमा होगा, तो आप देखा होगा वहाँ पर आपने कि जगह जगह पर जंगल में बहुत दूर दूर तक काई ही काई लगी रहती चारों तरफ, घर से लेकर पेड़ पौधों। क्यों? क्योंकि वहाँ का एयर बहुत ही साफ़ होता है, इसके कारण से काई का डेवलपमेंट हो पाता है। ओके, और जहाँ पर भी हवा प्रदूषित होगा वहाँ पर कभी भी पेड़ पौधों पर काइयाँ नहीं लगेंगी। ओके, खाद्य श्रृंखला है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य एक प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से होता है। घास को हिरन खा सकता है, हिरन को घास नहीं खा सकती है, ठीक है ना? तो ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है, दोनों दिशा में थोड़ी ना हो रहा है। शेर हिरन को खाएगा, हिरन शेर को नहीं खा सकती है ना? हिरन जो है उस शेर को खा के ऊर्जा नहीं ग्रहण कर सकती है, बल्कि शेर जो है वो हिरन को खा के ऊर्जा ग्रहण कर सकती है। तो एक दिशा में चल रहा है ना? उत्पादक से किधर चल रहा है? उपभोक्ता की तरफ में चल रहा है। निम्न से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है इनमें से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? यह एक बंद तंत्र होता है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र कभी भी बंद नहीं हो सकता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा था कि आखिर हम हैं क्या? तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता हैं। हम शाकाहारी भी खा सकते हैं, मांसाहारी भी खा सकते हैं। बिल्ली भी दोनों है। कुत्ता भी दोनों है। शेर विशुद्ध रूप से द्वितीय उपभोक्ता है, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, बिस्कुट नहीं खाएगा, है ना? अगला कौन सा है? निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, घास, बकरी, मानव। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर है बंधुओं? तो ये है आपका बेंगलुरु में। विश्व पर्यावरण दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल। 90 का आंसर है 5 जून। अच्छा लगा हो वीडियो तो बताइएगा मुझे, अब मेहनत लगता है बनाने में,
1 बजे रात्रि कभी। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1974। और निम्न से कौन सा जीव समूह आहार श्रृंखला बनाता है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ये घास, बकरी और मानव। ऊपर वाला सवाल फिर से रिपीट हुआ था। इसमें मैंने करीब में आपको 150 सवाल करवाए हैं 39 मिनट में, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से मैंने कॉन्सेप्ट बताने की बहुत सारा कोशिश किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, और डरिए मत एग्ज़ाम से। एग्ज़ाम है, कोई जीवन मृत्यु थोड़ी ना है। एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के जैसे ही दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।